न्यूज़पेपर अखबार। आज पूरे विश्व में न्यूज़पेपर अखबार को पढ़ा जाता है। भारत में भी कई सारे अखबार आते हैं। जब भारत आजाद हो रहा था तो केवल कुछ 200 अखबारें थीं और आज भारत में 1 लाख से भी ज्यादा अखबार है। इस अखबार ने भारत की आजादी में एक अहम भूमिका निभाई और यह कहानी शुरू होती है पोर्चुगीज से। भारत में पुर्तगाल के लोग 1550 में पहली बार प्रिंटिंग मशीन लेकर आते हैं और 1556 में इस्टैब्लिश करते हैं और पहली किताब 1557 में छापी जाती है। वहीं ब्रिटिशर्स भी 1684 में प्रिंटिंग मशीन भारत में लेकर आते हैं और यहीं से शुरू होती है अखबार की एक सफल यात्रा। 1780 जेम्स ऑगस्टस हिकी एक आयरिश व्यक्ति होते हैं और कलकत्ते से शुरू करते हैं अखबार द बंगाल गैजेट। यह भारत का पहला अंग्रेजी में छपने वाला अखबार होता है। इस अखबार के द्वारा जेम्स ऑगस्टस हिकी ब्रिटिश साम्राज्य की निंदा करते हैं और खास करके वो कड़ी निंदा करते हैं उस वक्त गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग की। इसलिए आगे चलकर 1782 में ईस्ट इंडिया कंपनी उनके बंगाल गजट के ऊपर प्रतिबंध लगाकर बंद कर देती है। नवंबर 1780 बंगाल गैजेट के खिलाफ एक अखबार आती है जिसका नाम होता है द इंडियन गैजेट। इसके पब्लिशर होते हैं बर्नार्ड मेसिंग और पीटर रीड, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं। इनका लक्ष्य होता है कि उस वक्त गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग की तारीफ और एप्रिसिएशन को अखबार में छापा जाए। इन दो अखबारों के माध्यम से भारतीयों के बीच अब अखबार के प्रति एक जागरूकता आ जाती है और एक नया दौर आता है जब अखबार भारत में छपना शुरू हो जाते हैं। 1786 में प्रकाशित होती है कलकत्ता क्रॉनिकल, जिसके संस्थापक हैं डैनियल स्टुअर्ट और जोसेफ कूपर। ईस्ट इंडिया की माने तो यह अखबार ईस्ट इंडिया कंपनी की कड़ी निंदा करती है और ऐसे कंटेंट को प्रकाशित करती है जो सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सम्मानजनक नहीं है। आगे चलकर 1789 बॉम्बे गैजेट न्यूज़पेपर प्रकाशित होती है, जो बॉम्बे का पहला अंग्रेजी अखबार होता है। 1789 में बॉम्बे गैजेट का नाम बदलकर बॉम्बे हेराल्ड रख लिया जाता है। यह वो अखबार होता है जिसने फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 की खबरों को प्रकाशित किया होता है। अब भारत में अखबार छपने की वजह से लोगों के बीच में जागरूकता आ रही थी। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस बात से भी डर रहे थे कि कहीं उनकी शोषण की खबरें लंदन तक ना पहुंच जाए। इसलिए उनको लगा कि अब समय आ गया है कि भारतीय अखबारों के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए, जिसके लिए उन्होंने कानून बनाना शुरू किया और शुरुआत की सेंसरशिप एक्ट के द्वारा। सेंसरशिप प्रेस एक्ट 1799 लाया गया था बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्सले। इसमें 2 इंपॉर्टेंट बात कही गई। एक, फ्रेंच को हिदायत दी गई कि वो कोई भी ऐसी खबर ना छापें जो ब्रिटिश के खिलाफ है, और सेकेंड, इंडिया के न्यूज़पेपर्स अगर कोई भी चीज छापते हैं तो उनको प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी ब्रिटिश साम्राज्य से। और ये पहला कानून था जिसने इंडियन न्यूज़पेपर के ऊपर प्रतिबंध लगाए। अब समय आता है जब भारत के अखबारों का दृष्टिकोण होता है समाज सुधार। इसमें सबसे पहल करते हैं राजा राममोहन रॉय। 1821 में वो एक अखबार लाते हैं, संवाद कौमुदी, जो छापी जाती है बंगाली और अंग्रेजी भाषा में। यहां पर वो बल देते हैं कि समाज के अंदर एक सुधार होना चाहिए और इसी अखबार के माध्यम से वो कामयाब होते हैं कि हमारे देश में 1829 में सती प्रथा को खत्म कर दिया जाता है। 1822 में राजा राममोहन रॉय एक साप्ताहिक अखबार लाते हैं पर्शियन भाषा में। नाम होता है मिरातुल अखबार। इसमें इनके सहायक होते हैं एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट जेम्स सिल्क बकिंघम।
पर्शियन भाषा का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि अभी भी कोर्ट लैंग्वेज पर्शियन होता है और पर्शियन भाषा में अखबार छापे जाने का मुख्य कारण होता है कि जो टॉप पॉलिसी मेकर हैं उन तक अपने बातों को पहुंचाया जा सके। इन अखबारों के प्रकाशन से भारतीयों के बीच में सामाजिक सुधार शुरू हो गए। वहीं उनके बीच में जागरूकता भी आई कि अंग्रेज उनका शोषण कर रहे हैं। इस जागरूकता को देख ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि अब हिंदुस्तानी अखबारों के ऊपर रोक लगाना चाहिए। इसलिए उस वक्त गवर्नर जनरल जॉन एडम्स ने एक कानून लाया, लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823। इस कानून की अगर माने तो इस कानून के ये नियम थे कि अगर किसी भी अखबार के पास अगर ब्रिटिश परमिट नहीं होगा तो उसको बंद कर दिया जाएगा। इसका मेन मोटिव ये था कि जितने भी न्यूज़पेपर जो इंडियंस पब्लिश करते हैं उनको बंद कर देना। 1835 में आता है चार्ल्स मेटकाफ प्रेस एक्ट। इस एक्ट के आ जाने से लाइसेंसिंग रेगुलेशन 1823 को हटा दिया जाता है और चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस। इस एक्ट में एक सिंपल सा प्रावधान यह होता है कि जो न्यूज़पेपर का पब्लिशर होता है उसे अपने जगह यानी प्लेस ऑफ पब्लिशिंग के बारे बताना होता है। 1853 में प्रकाशित होती है हिंदू पेट्रियट, जो कि एक अंग्रेजी अखबार होती है और साप्ताहिक होती है। शुरुआती समय पर इसने नील आंदोलन का समर्थन किया। हिंदू पेट्रियट के पब्लिशर होते हैं मधुसूदन रॉय और इसके पहले एडिटर होते हैं गिरीश चंद्र घोष। जब रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है तो उस वक्त वो रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह की वीरता के बारे में अखबार में चर्चा करते हैं। वहीं नील दर्पण नाटक को अपने अखबार में छापते हैं, जो एक अहम भूमिका निभाती है जब हमारे देश में 1859 में नील आंदोलन यानी कि इंडिगो रिवोल्ट होता है। फरवरी 1857 में वीकली अखबार प्रकाशित होती है जिसका नाम होता है पयामे आजादी, जो छापी जाती है हिंदी और उर्दू भाषा में और इसके पब्लिशर होते हैं अज़ीमुल्लाह खान, जो नाना साहेब 2 के सेक्रेटरी होते हैं। पयामे आजादी के एडिटर होते हैं मिर्जा बेदार बख्त, जो कि ग्रैंडसन होते हैं मुगल बादशाह एम्परर बहादुर शाह जफर के। सितंबर 1857 में अब पयामे आजादी मराठी लैंग्वेज में भी प्रकाशित होती है झांसी से और पयामे आजादी ने रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी एक अहम भूमिका निभाई थी। रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में अखबारों ने एक अहम भूमिका निभाई। इसलिए उस वक्त के वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने उन पर अंकुश लगाने के लिए एक कानून जारी किया, लाइसेंसिंग एक्ट 1857। लाइसेंसिंग एक्ट 1857 के प्रावधान के हिसाब से कोई भी प्रिंटेड मटेरियल का प्रकाशन या उसके सर्कुलेशन पर सरकार अब पूरे तरीके से प्रतिबंध लगा सकती थी। 1862 सुरेंद्रनाथ बैनर्जी एक अंग्रेजी वीकली अखबार लाते हैं दी बंगाली, जिसका प्रकाशन होता है कलकत्ते से और दी बंगाली न्यूज़पेपर ने भी भारतीय आजादी को बल दिया और राष्ट्रवाद की भावना का प्रचार किया। 1907 में जब सूरत स्प्लिट यानी कांग्रेस के बीच विभाजन हुआ नरम दल और गरम दल यानी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच, तो उस वक्त सुरेंद्रनाथ बैनर्जी की प्रकाशित दी बंगाली न्यूज़पेपर ने मॉडरेट्स का समर्थन किया। रेगुलेटिंग एक्ट 1867 अंग्रेज एक और कानून लेके आते हैं। इस कानून के तहत अब किसी भी अखबार को यह मेंशन करना मैंडेटरी होता है, नेम ऑफ प्रिंटर, नेम ऑफ पब्लिशर, लोकेशन और एक अखबार की कॉपी सरकार को जमा करना होता था। 1868 में प्रकाशित होता है वीकली बंगाली न्यूज़पेपर अमृता बाजार पत्रिका।
और इसके पब्लिशर होते हैं शिशिर घोष और मोतीलाल घोष। शुरुआती दौर में अमृता बाजार पत्रिका इंडिगो प्लांटर्स के अत्याचार के बारे लिखते हैं और भारत के किसानों के हक में आवाज उठाते हैं। 1891 में अमृता बाजार पत्रिका वीकली अखबार से एक दैनिक अखबार हो जाती है। वहीं जब भारत में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लगाया जाता है तो रातों रात अमृता बाजार पत्रिका बंगाली न्यूज़पेपर से बदलकर एक अंग्रेजी न्यूज़पेपर बन जाती है। 1875 में प्रकाशित होती है इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर द स्टेट्समैन। यह प्रकाशित होती है दिल्ली, कलकत्ता, सिलीगुड़ी और भुवनेश्वर से। बंगाल में 1943 में फामाइन होता है। यह अखबार उस फामाइन के पिक्चर्स को अखबारों में छापती है और पहली बार पूरे विश्व को इंपीरियलिज्म का यानी साम्राज्यवाद का एक घिनौना चेहरा दिखता है। भारत के इस समय काल में अंग्रेजी भाषा के केवल 20 अखबार छापे जा रहे थे, लेकिन वही क्षेत्रीय भाषाओं की बात करें तो 200 से ज्यादा अखबार छापे जाते थे। इसको देखकर अंग्रेज समझ गए कि भारतीयों को अपने अधिकार का ज्ञान हो रहा है और वो लेखनी के माध्यम से अब बाकी लोगों के बीच में भी जागरूकता ला रहे हैं। इसलिए उस समय के वॉइस रॉय लॉर्ड रिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दे दिया गया कि वो किसी भी पब्लिशर या न्यूज़पेपर के साथ एक बॉन्ड कर सकता है और इस बॉन्ड के तहत अगर कोई भी ऐसा प्रिंटिंग कंटेंट या मटेरियल जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ होगा तो मजिस्ट्रेट उस न्यूज़पेपर या उस पब्लिशिंग हाउस को बंद कर सकता है। 1881 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी 2 अखबार लेकर आते हैं। एक द मराठा जो अंग्रेजी में होता है और एक केसरी जो मराठी में होता है। इन अखबारों में वो भारतीयों को अवगत कराते हैं ताकि वो अपने आर्थिक और राजनीतिक मूल्य को समझ सके। वहीं ये अखबार उनका माउथपीस बनता है जहां पर वो होम रूल मूवमेंट को बल देते हैं। 1903 गांधी जी साउथ अफ्रीका में एक अखबार प्रकाशित करते हैं, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन अखबार के द्वारा वो वहां रहते यूरोपियन समुदाय के लोगों को ये अवगत कराते हैं कि वहां रहते भारतीयों के ऊपर किस तरीके से अत्याचार किया जा रहा है। इंडियन ओपिनियन अखबार गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया जाता था। 1905 में प्रकाशित होता है अंग्रेजी वीकली न्यूज़पेपर वंदे मातरम, जिसके पब्लिशर होते हैं बिपिन चंद्र पाल और इसके एडिटर होते हैं श्री अरबिंदो। लक्ष्य होता है कि भारतीयों के अंदर जागरूकता लाना और अपने आजादी के लिए आवाज उठाना। लेकिन आगे चलकर प्रेस एक्ट 1910 के तहत इस पेपर पर पाबंदी लगा दी जाती है। वहीं 1909 में एक पेरिस पब्लिकेशन भी आती है वंदे मातरम अखबार की, जो लाई जाती है बाय मैडम भीखाजी कामा। अंग्रेज 1908 में लाते हैं न्यूज़पेपर इंसाइनमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट। इस एक्ट के तहत मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होता है कि कोई भी प्रेस या न्यूज़पेपर कोई भी ऐसा कंटेंट या मटेरियल छापता है जिसके कारण हिंसा हो तो उसके अखबार या पब्लिकेशन हाउस के ऊपर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 1910 फिरोज शाह मेहता ने एक अंग्रेजी अखबार बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन शुरू किया। बॉम्बे क्रॉनिकल ने भी राष्ट्रवाद और भारत की आजादी को बल दिया। अंग्रेजों ने अब लाया प्रेस एक्ट 1910, जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का ही एक नया रूपांतर था और अंग्रेज ये तय करना चाहते थे कि वो इंडिया में छपने वाले अखबारों के ऊपर कड़ी रोक लगा सकें।
इस एक्ट के तहत लोकल गवर्नमेंट को अधिकार मिला कि वो प्रिंटर और पब्लिशर के साथ एक रजिस्ट्रेशन करे और इस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से अगर प्रिंटर और पब्लिशर कोई भी ऐसी खबर छापते हैं जो ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ है तो लोकल गवर्नमेंट उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। वहीं प्रिंटर और पब्लिशर से यह भी कहा गया कि वो अपने अखबार के 2 कॉपीज लोकल गवर्नमेंट को सबमिट कराएंगे। 1912 मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने एक उर्दू वीकली न्यूज़पेपर शुरू किया, अल हिलाल। अल हिलाल अखबार का लक्ष्य था कि वो ब्रिटिश साम्राज्य की निंदा करते थे, वहीं इंडियन मुस्लिम्स को मोटिवेट करते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। लेकिन आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य 1914 में अल हिलाल अखबार को प्रेस एक्ट के तहत बंद करा देती है। 1914 एनी बेसेंट ने एक डेली न्यूज़पेपर शुरू किया, न्यू इंडिया। इस अखबार के माध्यम से वो लोगों को फ्रीडम स्ट्रगल के बारे बताती थी और साथ में ये अवगत भी कराती थी कि भारतीयों को अब अपने राजनीतिक और आर्थिक डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। 1916 लाला लाजपत राय शुरू करते हैं अखबार यंग इंडिया। आगे चलकर 1919 और 1931 के बीच में इसके एडिटर होते हैं गांधी जी। इस यंग इंडिया अखबार के माध्यम से गांधी जी अपने वैल्यूज को लोगों तक पहुंचाते हैं। वो अहिंसा के ऊपर बल देते हैं और भारतीयों से आग्रह करते हैं कि वो आजादी के लिए तैयारी करें। नवजीवन वीकली मैगजीन, जिसकी शुरुआत करते हैं श्री इंदुलाल याग्निक और गांधी जी आगे चलकर इसकी एडिटिंग करते हैं। नवजीवन मैगजीन से हमें गांधी जी के वैल्यूज यानी मूल्यों का परिचय मिलता है और वहीं अपने आजादी की लड़ाई का दृष्टिकोण भी साफ दिखता है। 1933 में गांधी जी एक वीकली मैगजीन प्रकाशित करते हैं, हरिजन। इस मैगजीन में वो व्याख्या करते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों का। वहीं वो विवरण करते हैं कि किस प्रकार भारतीय समाज में सामाजिक एकीकरण को लाया जा सकता है। इस मैगजीन में क्वेश्चन बॉक्स भी होता है जहां पूछे गए सवालों पर गांधी जी अपने उत्तर भी देते हैं। आजादी से पहले इन सारे अखबारों ने एक अहम भूमिका निभाई। किसी ने समाज सुधार का काम किया, किसी ने भारतीयों के बीच में जागरूकता लाने का काम किया और किसी ने भारत को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के अत्याचार के बारे लिखा और तब जाके हमारा भारत देश आजाद हुआ। आजादी के बाद अब हमारे लेखनी को और प्रेस को और भी आजादी दी गई। सबसे पहले आता है मौलिक अधिकार, आर्टिकल 19(1)(a) यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिससे प्रेस को एक स्वतंत्रता मिली कि वो अपने बात को खुले मन से रख सके। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसकी स्थापना की गई थी 1919 में अंग्रेजों के काल में, जब ये आती थी होम मिनिस्ट्री के अंदर। आजादी के बाद अब ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के तहत और इसकी रीस्ट्रक्चरिंग भी की गई। आज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो गवर्नमेंट के पॉलिसीज, अचीवमेंट्स और ग्रोथ के बारे में लोगों को अवगत कराती है। पीआईबी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और वेब मीडिया में इंफॉर्मेशन प्रदान करती है और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अलावा एक संस्थान है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1966 में और जो कार्यरत है अंडर प्रेस काउंसिल एक्ट 1978। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का काम है कि वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है फॉर जर्नलिस्ट एंड प्रेस। वहीं वो एक स्टैंडर्ड बनाती है जिसको प्रोटोकॉल की तरफ फॉलो करते हैं जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर, और सबसे महत्वपूर्ण काम है कि वो सुनिश्चित करती है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस मेंटेन रहे।
प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन होता है वो होता है रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और चेयरमैन का अपॉइंटमेंट करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एंड 1 मेंबर ऑफ द काउंसिल। तो आज भारत में हमने इतने सारे लॉ संस्थान बना दिए हैं ताकि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का लाभांश उठा सकें। विश्व स्तर पर एक संस्थान रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक इंडेक्स देती है जिसका नाम है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें 180 देश पार्टिसिपेट करते हैं। ये इंडेक्स में ये देखा जाता है कि किसी देश के जर्नलिस्ट कितने ज्यादा सुरक्षित हैं या वो उस देश की सरकार अपने जर्नलिस्ट को सुरक्षा प्रदान के लिए कौन कौन से कदम उठाती है। आज इस आधुनिक भारत में अखबार हमारे न्यू जनरेशन को एक मार्गदर्शन दे रहा है, जहां राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इंटरनेशनल, साइंटिफिक और स्पोर्ट न्यूज से वो खुद को अवगत करा रहा है। धन्यवाद।